Hello everyone, you are watching Academia Biology and it's me Sachin Anpil and today we are going to start with a new chapter that is evolution. तो शुरू करते हैं evolution से। evolution होता क्या है? तो देखो जो टर्म evolution है, this was given by हर्बर्ट स्पेंसर। ये आपकी हर्बर्ट स्पेंसर ने टर्म दी थी। तो अब देख लेते हैं कि इवोल्यूशन है क्या। इवोल्यूशन इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। यानी कि जो लाइफ फॉर्म्स अर्थ पे एग्जिस्ट करती हैं, चाहे वो एनिमल हो या फिर या कोई प्लांट हो, उनमें टाइम के पैसेज के साथ जो ग्रेजुअल चेंज आए उन्हीं की स्टडी को हम बोल देते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, दैट इज हेरिटेबल चेंजेस दैट ओकर इन फ्लोरा एंड फौना ड्यूरिंग द सक्सेसिव जनरेशंस। मतलब जैसे जैसे जनरेशंस पास होती गई, ऑर्गेनिजम्स में जो स्पेसिफिक चेंज आए उन्हीं की स्टडी को हम बोलते हैं इवोल्यूशन। एंड द टर्म इवोल्यूशन वाज गिवन बाय हर्बर्ट स्पेंसर ने टर्म दी थी। तो ये हो गई आपकी इवोल्यूशन की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन। तो उसी टाइम पे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डार्विन। तो डार्विन ने भी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन दी थी इवोल्यूशन की। तो अकॉर्डिंग टू डार्विन इवोल्यूशन क्या था वो देख लेते हैं। तो डार्विन ने बोला था डिसेंट इज रिसेंट, डिसेंट इज रिसेंट with some modifications, with some modifications या फिर changes। तो डार्विन ने इवोल्यूशन की यह डेफिनेशन दी थी। मतलब जो पहले था वो आज भी है बट कुछ बदलावों के साथ, विद सम मॉडिफिकेशंस। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पहले थे वो आज भी मौजूद हैं बट उनमें कुछ चेंजेस आ गए हैं। उन्हीं चेंजेस की स्टडी को हम बोलते हैं इवोल्यूशन। तो देखो यहाँ तक आपको इवोल्यूशन की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी और शायद आप समझ गए होंगे कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले। फिर इसके बाद आपको यहीं पे एक टर्म और सुनने को मिल सकती है, दैट इज बायो इवोल्यूशन या फिर इवोल्यूशनरी बायोलॉजी भी जिसको हम बोलते हैं। इवोल्यूशन, बायो इवोल्यूशन या फिर एवोल्यूशनरी बायोलॉजी तीनों चीज सेम है बट कुछ थोड़ा सा साइंटिस्ट में किसी ने नाम बदल के दे दिया तो चेंज नहीं होने वाला है। तो बायो इवोल्यूशन था वो आपका दिया था इन 1970 बाय मेयर। वो आपका मेयर ने 1970 में ये बायो इवोल्यूशन करके टर्म दी थी। चीज यही थी इवोल्यूशन और बायो इवोल्यूशन आपका। तो यहां तक आपकी इवोल्यूशन की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। फिर इसके बाद हम देखने वाले जो हमारा यूनिवर्स था या फिर जो हमारी अर्थ थी उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई। तो देखते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड अर्थ। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड अर्थ यूनिवर्स या फिर जिसको हम बोल सकते हैं कॉस्मोस, and the study of universe is called as cosmology। study of universe is cosmology। देखो यूनिवर्स क्या है? collection of galaxies is called as universe। a collection of galaxies या फिर group of galaxies is universe। तो बहुत सारी गैलेक्सीज मिलके क्या बना देती हैं आपका यूनिवर्स। तो अब इसके बाद आता है कि जो आपका यूनिवर्स है वो कितने साल पुराना है। अगर यूनिवर्स की हम बात करें तो इट इज नियर अबाउट 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड। 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड, ये आपका 20 बिलियन साल पुराना है। फिर देखो यहाँ पे अब ये सवाल आता है आपके दिमाग में कि यार ये यूनिवर्स था या जो है मतलब अब भी है यूनिवर्स या फिर जो आपकी अर्थ है वो कैसे फॉर्म हुई।
तो उसी चीज के और दोनों के ओरिजिन को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी आई थी, दैट इज बिग बैंग थ्योरी, दैट अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज बिग बैंग थ्योरी। तो उस बिग बैंग थ्योरी में क्या था, दिस इज योर बिग बैंग थ्योरी। Big Bang theory. This was given by Abel Lemaitre in 1931। ये थ्योरी आपकी 1931 में एबेल लेमेट्रे ने दी थी। तो इस थ्योरी में क्या था, दिस थ्योरी attempts to explain origin of earth, कि मतलब जो आपकी अर्थ थी उसका फॉर्मेशन क्या हुआ। तो बात करते हैं बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से क्या था। अकॉर्डिंग टू इट अर्थ formed due to a single huge thermonuclear expansion unimaginable in physical terms, मतलब एक इतना बड़ा धमाका हुआ और उसी से आपकी अर्थ फॉर्म हो गई। और धमाका क्या था, धमाका किस तरह से, वो चीज हम देखने वाले हैं। तो देखो इस थ्योरी के हिसाब से पहले क्या था, वी हैव अ वेरी बिग बॉल ऑफ फायर, एक काफी बड़ा फायर बॉल था जिसको हमने नाम देते हैं आज के टाइम पे नेबुला, बिग बॉल ऑफ फायर। और ये इतना बड़ा था जो रोटेट कर रहा था और साथ में इसमें बहुत ज्यादा हीट एनर्जी थी। अब देखो किसी चीज के पास अगर बहुत ज्यादा एनर्जी है तो वो उसको ज्यादा टाइम के लिए तो हैंडल नहीं कर पाएगा। एक ऐसी कंडीशन भी आएगी जिस टाइम पे वो उसकी जो हैंडलिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाए, लूज हो जाए, कुछ उसमें प्रॉब्लम आ जाए। तो अब क्या होता है, जो नेबुला था बहुत बड़ा एक आग का गोला था, इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपका एक्सप्लोजन, इसमें एक्सप्लोजन होता है और उसी एक्सप्लोजन को हम बोलते हैं बिग बैंग। बिग बैंग यानी कि बड़ा धमाका। उस बिग बैंग की वजह से क्या हुआ, दिस नेबुला चेंजेस इनटू स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज। तो ये फॉर्म कर देते हैं सेलेस्टियल बॉडीज, तो जो आपका नेबुला था ये क्या हो जाता है, इट गेट scattered into celestial bodies due to a huge thermonuclear explosion, that is Big Bang। Big Bang की वजह से ये बड़ा जो आग का गोला था ये छोटी बॉडीज में चेंज हो जाता है इस तरह से, जिससे बहुत सारे प्लैनेट फॉर्म होते हैं। उन्हीं सेलेस्टियल बॉडीज में से एक हमारी अर्थ भी थी। तो जो हमारी अर्थ भी वो एक सेलेस्टियल बॉडी है जो कि आपके नेबुला के स्कैटरिंग की वजह से, एक्सप्लोजन होने की वजह से उसमें फॉर्म हुई थी। तो इस तरह से हमारी अर्थ फॉर्म हुई थी। तो यार देखो जो आपका नेबुला था ना, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स थे, मेटल्स थे, रॉक्स थी, मतलब सारी चीजें इसके अंदर बिल्कुल अच्छी तरह से कॉम्पैक्टली भरी हुई थी। और ये इतना ज्यादा पावरफुल था और ये रोटेट कर रहा था, ये आपका गोला जिसको हमें नेबुला नाम दिया। इसमें एक्सप्लोजन होता है जिससे सेलेस्टियल बॉडीज फॉर्म होती है। उन्हीं सेलेस्टियल बॉडीज में से एक सेलेस्टियल बॉडी हमारी अर्थ भी थी। तो अब अर्थ की कहानी यहां से शुरू होती है। तो देखो जो अर्थ थी, जैसे वो अर्थ फॉर्म हुई उसमें क्या होता है, जो आपके हैवी एलिमेंट्स थे वो आपके अर्थ के सेंटर में चले गए। मान लीजिए ये आपकी अर्थ का कोर है,
दिस इज कोर। तो जो भी आपके हैवी एलिमेंट्स है लाइक आयरन एंड निकल, वो आपके अर्थ के कोर में चले गए। फिर उसके बाद जो आपकी अर्थ की सेकंड लेयर आती है, दिस इज योर मेंटल, ये आपकी मेंटल है। तो जो इन कोर वाले एलिमेंट्स से थोड़े हल्के थे एलिमेंट्स, वो सारे आपके कोर मेंटल में चले गए। एंड फिर लास्ट में देखो जो थर्ड लेयर होती वो है आपकी क्रस्ट। क्रस्ट तो देखो अब एक चीज समझो छोटी सी, ये आग का गोला जब टूटेगा तो इसके जो छोटे पार्ट्स फॉर्म होंगे उनमें भी तो उतनी ही हीट एनर्जी होगी ना। तो जब हमारी अर्थ फॉर्म हुई उसका काफी हाई टेम्परेचर था एंड वो भी रोटेट कर रही थी। तो जैसे जैसे अर्थ कूल डाउन होना शुरू हुई, मान लीजिए अगर आपके पास कोई चीज है तो सबसे पहले सरफेस से ही तो कूल डाउन होगी रेदर देन दैट ऑफ द सेंटर। तो उसी तरह से जो आपकी अर्थ थी वो भी पहले सरफेस से, यानी कि आपकी जो क्रस्ट थी वहां पे आपकी कूल डाउन होना शुरू हुई एंड कूल डाउन होके यहाँ पे आपकी बन गया लिथोस्फीयर। जैसे जैसे कूल हो रहा था यहां फॉर्म हो गया आपका लिथोस्फीयर, जहां आज के टाइम पे हम रहते हैं। ये during the passage of time the rotation of the earth get decrease and also its temperature get decrease, but आज भी जो आपकी मेंटल है वो पूरी तरह से ठंडी नहीं हुई है। जो आपके एलिमेंट्स है, जो मेटल है, वो आज भी मोल्टन स्टेट में अवेलेबल है। इसी वजह से क्या होता है, कई बार वोल्केनिक इरेप्शंस की वजह से जो आपकी मेंटल है यहाँ से जो आपका क्या होता है लावा निकलता है। जो आपकी मेंटल है वो आज भी बहुत गर्म है, ये अब तक भी ठंडी नहीं हुई है। तो इस तरह से जो आपकी क्रस्ट थी वो धीरे धीरे कूल डाउन हो रही थी, जिसके साथ आपकी जो लिथोस्फीयर है उसका फॉर्मेशन शुरू हुआ। जैसे जैसे आपका लिथोस्फीयर बन रहा था उसी के साथ साथ यहाँ पे एटमॉस्फेयर भी बनना शुरू हो रहा था, मतलब बन रहा था। तो क्योंकि अब तक ये पूरी तरह नहीं बना है तो इसको हम प्रॉपरली एटमॉस्फेयर तो नहीं बोलेंगे, यानी कि हम बोल सकते हैं जो एयर का एनवलप था वो धीरे धीरे इसके चारों तरफ बन रहा था। तो जो आपकी अर्थ की क्रस्ट थी जब बनी तब तो वो काफी फ्लैट थी, बट उसके बाद उसमें क्या होता है कि उस टाइम पे जो मीटियोराइट अटैक्स वगैरह थे वो बहुत कॉमन थे। एंड उस टाइम पे मीटियोराइट अटैक्स इतने कॉमन क्यों थे, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास प्रोटेक्शन के लिए क्या नहीं था, एटमॉस्फेयर नहीं था। एटमॉस्फेयर यानी कि ये प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं थी अर्थ के पास, तो इसीलिए उस टाइम पे जो मीटियोराइट अटैक्स थे वो काफी कॉमन थे। बट आज के टाइम पे क्या होता है, हमारे पास प्रॉपर कवरिंग है अर्थ के पास, जिसकी वजह से जो अगर कोई मीटियोराइट आता भी है तो वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से उस टाइम पे क्या हुआ, मीटियोराइट्स की वजह से अर्थ पे क्या हो रहे थे, मीटियोराइट अटैक्स। मीटियोराइट अटैक्स तो मीटियोराइट अटैक्स की वजह से मान लीजिए कुछ इस तरह से फ्लैट थी आपकी अर्थ, उस पे कुछ मीटियोराइट अटैक्स हुए, छोटे बड़े कुछ इस तरह से मीटियोराइट अटैक्स हुए, जिसके बाद आपकी अर्थ इस तरह से चेंज हो गई, यानी कि उसकी जो सरफेस है उसमें आपके ओशियंस और आपके माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास बन गए ये आपके ओशियंस हो गए और ये आपके माउंटेन्स हो गए। तो इन मीटियोराइट अटैक्स की वजह से आपके जो ओशियंस और माउंटेन्स हैं उनका फॉर्मेशन हो गया। एंड जो आपकी अर्ली अर्थ थी उसके पास क्या क्या प्रेजेंट था, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, और इन सब में भी सबसे ज्यादा प्रेजेंट था आपका हाइड्रोजन, मोस्ट अबंडेंट एंड मोस्ट एक्टिव। देखो अब मोस्ट अबंडेंट अगर हाइड्रोजन था और मोस्ट एक्टिव भी अगर आपका हाइड्रोजन था, तो ये क्या करेगा, जो ये आपके चारों एलिमेंट्स थे ये प्रेजेंट थे आपके एलिमेंटल फॉर्म में, दीज वर प्रेजेंट इन देयर एलिमेंटल फॉर्म, ये आपके एलिमेंटल फॉर्म में थे।
ये बात काफी याद रखना इंपॉर्टेंट है कि ये आपके एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट थे। तो ये काफी अबंडेंट था हाइड्रोजन और एक्टिव भी था। तो अब देखो ये जो चार एलिमेंट्स थे इनकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी थी, वो थी आपकी सेल्फ असेंबली। सेल्फ असेंबली यानी कि ये चारों एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करके और चीजें फॉर्म कर सकते थे और एलिमेंट्स कंपाउंड से फॉर्म कर सकते थे। मान लीजिए इनकी सेल्फ असेंबली होती, तो देखो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है तो ज्यादातर चीजों के साथ आपका हाइड्रोजन ही कंबाइन होगा। मान लीजिए आपका हाइड्रोजन कंबाइन हुआ आपके कार्बन के साथ, तो हमें मिल गए हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स यानी कि जो आपके पेंटोज, ट्रायोज, ये शुगर्स वगैरह थे, ये हाइड्रोकार्बन्स आपके फॉर्म हुए होंगे। देन अगर आपका हाइड्रोजन कंबाइन करेगा आपकी ऑक्सीजन के साथ, तो हमें मिल गए H2 वेपर्स। जिन H2 वेपर्स ने फॉर्म किया आपके क्लाउड्स, तो आपके यहाँ पे क्लाउड्स का भी फॉर्मेशन हो गया। क्योंकि अब तक आपकी अर्थ ठंडी नहीं हुई है, इसलिए तो हमें यहाँ पे मिल गए H2 के वेपर्स। देन मान लीजिए आगे फिर से आपका हाइड्रोजन कंबाइन किया होगा नाइट्रोजन के साथ, तो हमें मिल गया NH3 अमोनिया। और हाइड्रोजन जब इन सब चीजों के साथ कंबाइन कर सकता है तो खुद के एटम के साथ भी तो कंबाइन कर सकता है। देन हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन वी गेट H2, हाइड्रोजन गैस हमें मिल गई। तो इस तरह से इनकी सेल्फ असेंबली की प्रॉपर्टी की वजह से हमें ये अलग अलग चीजें मिल गई। तो अब यहाँ पे हमारे क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो चुका है। मीटेराइट अटैक्स की वजह से हमारे ओशियंस भी फॉर्म हो चुके हैं। अभी इसको खाली मान लीजिए, अभी तक ये ओशियंस आपके भरे नहीं है, कुछ नहीं है, एम्प्टी ओशियंस है। अब देखो ओशियंस फॉर्म हो चुके हैं, आपके क्लाउड्स फॉर्म हो चुके हैं। बिकॉज क्लाउड्स हैं तो यहाँ पे क्या होगी आपकी बहुत लंबे टाइम तक बिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए कॉन्टिन्यूअस रेन हुई थी, उसको हम बोलते हैं टोरेंशियल रेन। क्लाउड से हमारे पास हुई थी टोरेंशियल रेन्स। टोरेंशियल रेन्स यानी कि कॉन्टिन्यूअस हैवी रेन्स हुई थी। तो उसी टोरेंशियल रेन्स की वजह से जो आपके ओशियंस थे उनमें आपका वाटर फिल हो गया। अब एक बात ऑब्वियस सी है, जब अर्थ का सरफेस ही गर्म है तो उसमें आने वाला पानी भी तो आपका गर्म ही हो जाएगा। तो ये आपका वाटर भी था, ये आपका गर्म वाटर था। और इस वाटर के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं इस वाटर में NH3, H2 एंड H2O, ये सारी चीजें। तो बारिश के साथ ये सारी चीजें आपके इस वाटर में आ जाती हैं। और इसी चीज को हेल्डेन ने बोला था हॉट डाइल्यूट सूप। दिस इज योर हॉट डाइल्यूट सूप। हॉट डाइल्यूट सूप जिसमें आपके ये सारी चीजें न्यूट्रिएंट के तौर पे बिहेव कर रही थी। तो हाइड्रोकार्बन्स में आपके हो गए जैसे कि आपका CH4, CH3। तो जो आपका हॉट डाइल्यूट सूप था उसमें आपका क्या क्या था, तो CH4 प्लस NH3 प्लस आपका H2 तो ऑब्वियसली था ही। तो ये सारी चीजें आपकी हॉट डाइल्यूट सूप के अंदर प्रेजेंट थी। एंड एक चीज यहाँ पे याद रखने की है, जो आपका हॉट डाइल्यूट सूप था इट वाज कंप्लीटली स्टेराइल। स्टेराइल यानी कि देयर वर नो साइन ऑफ लाइफ। अब तक इस वाटर में यानी कि जो आपका हॉट डाइल्यूट सूप था उसमें लाइफ का कोई साइन नहीं था, लाइफ वहां पे फॉर्म नहीं हुई थी। तो यहां तक शायद आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आगे की कहानी देखते हैं, जो आपका हॉट डाइल्यूट सूप था उसमें क्या हुआ। तो जो आपका हॉट डाइल्यूट सूप है, ये टर्म जो आपका नाम स्पेसिफिक बोला गया था, ये आपका बोला था हेल्डेन ने इसको ऐसे हॉट डाइल्यूट सूप करके। तो देखो जो आपकी ये चीजें हैं CH4, NH3 वाटर प्लस में आपका जो H2 है, ये सारी चीजें आपकी फ्री रेडिकल फॉर्म्स में भी तो प्रेजेंट होगी।
यानी कि NH4 पॉजिटिव, H पॉजिटिव प्लस और क्या हमारे पास CH3 पॉजिटिव। तो ये सारी अपनी फ्री रेडिकल फॉर्म में भी तो प्रेजेंट होगी। रेडिकल फॉर्म्स फ्री टू कंबाइन, रेडिकल फॉर्म्स फ्री टू कंबाइन। तो अब ये यहाँ पे कंबाइन करने के लिए फ्री है। तो अब देखो दीज आर फ्री टू कंबाइन, तो ये किस तरह की रिएक्शन होगी, ये एनाबॉलिक रिएक्शन होगी। एनाबॉलिक रिएक्शन यानी कि यहाँ पे कुछ नई चीज फॉर्म होगी। तो कुछ नई चीज फॉर्म करने के लिए इन्हें एनर्जी की भी तो रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे एनर्जी सोर्स क्या होगा हमारे पास, एनर्जी सोर्स होगा हमारा हीट एनर्जी, हीट एनर्जी। और वो हीट एनर्जी हमें कहां कहां से मिलेगी, एक तो वोल्केनिक इरप्शंस, वोल्केनिक इरप्शंस, और साथ में इतनी बारिश हो रही थी, तो बारिश हो रही तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारी जो थंडर स्टॉर्म होगी वो भी तो आपकी एनर्जी सोर्स की तरह बिहेव करेगी ना। तो ये चीजें आपकी क्या करेंगी, एनर्जी सोर्स की तरह बिहेव करेंगी। और जो आपकी फ्री रेडिकल फॉर्म्स है दीज वर कंबाइंड टू फॉर्म न्यू माइक्रोमोलिक्यूल्स। तो मान लीजिए यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इन सब चीजों ने मिलकर हमारे को बना दिया हाइड्रोकार्बन्स। देन इसी में अगर हम प्लस कर दे नाइट्रोजन तो हमारे पास बन गए अमाइनो एसिड्स। और अगर इसी में हम प्लस कर दे आपके नाइट्रोजन बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस, तो उससे हमें मिल जाएंगे न्यूक्लियोटाइड्स। तो जो आपके हाइड्रोजन कार्बन है ऑक्सीजन इन्होंने हमारे हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म कर दिए, उसी के साथ हमारे फैटी एसिड्स भी फॉर्म हुए होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या बन गई, ये सारे हमारे बन गए माइक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स। और जितने भी ये माइक्रोमोलिक्यूल्स फॉर्म हुए, चाहे आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं या फिर आपके जो फैटी एसिड्स हैं, अमीनो एसिड या न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये काफी स्टेबल थे। दीज वर स्टेबल। और स्टेबल क्यों थे, बिकॉज ऑफ रिड्यूसिंग एटमोस्फियर, बिकॉज ऑफ रिड्यूसिंग एटमोस्फियर। रिड्यूसिंग क्यों था, देखो यहां मैंने आपको बताया जो आपका हाइड्रोजन था इट वाज मोस्ट अबंडेंट। तो ये मोस्ट अबंडेंट था तो इसकी वजह से जो आपका एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग था, ना कि ऑक्सीडाइजिंग। द एटमॉस्फेयर वाज रिड्यूसिंग। तो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर की वजह से जो आपके माइक्रोमोलिक्यूल्स फॉर्म हुए ये आपके काफी ज्यादा स्टेबल थे। फिर इन्हीं से हमारे क्या बन जाएंगे, मैक्रोमोलिक्यूल्स। फिर मान लीजिए जो आपके हाइड्रोकार्बन से उनसे हमारे बन गए फिर इन्हीं से हमारे क्या बन जाएंगे, मैक्रोमोलिक्यूल्स। मान लीजिए हमारे जो हाइड्रोकार्बन से उनसे हमारे पास बन गए पॉलीसेकेराइड्स, फैटी एसिड से हमें मिल गए लिपिड्स, अमाइनो एसिड से हमें मिल गए प्रोटीन्स, और न्यूक्लिक एसिड से हमें मिल जाते हैं न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स। तो ये हमें मिल गए यहाँ पे हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स। एंड देखो ये मैक्रोमोलिक्यूल्स है, इन्हीं को हम आज के टाइम पे बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। दीज आर कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल्स। क्योंकि एक लिविंग सिस्टम को, एक लिविंग सेल को सस्टेन करने के लिए इन सब की जरूरत पड़ती है, इसी वजह से हम इनको बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। तो ये हमारे मैक्रोमोलिक्यूल फॉर्म हो गए। इन्हीं मैक्रोमोलिक्यूल्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज फॉर्म हुई वो थी आपके प्रोटीन्स। जो आपके प्रोटीन्स थे इनमें से ये जो प्रोटीन्स थे दीज कैन बिहेव एज एंजाइम।
ये कुछ प्रोटीन एंजाइम की तरह बिहेव कर सकते थे, और जो प्रोटीन्स एंजाइम की तरह जिन्होंने सबसे पहले बिहेव किया उनको हमने नाम दिया प्रोटोप्रोटीन्स। प्रोटोप्रोटीन्स प्रोटोप्रोटीन्स were the proteins which behave as enzymes initially. Proto means first, or we can say primitive proteins. जो फर्स्ट जिन्होंने एंजाइम की तरह प्रोटीन्स ने बिहेव किया उनको हमने बोला प्रोटोप्रोटीन्स। और जो ये सब आपका हो रहा है, ये सब आपका ये हॉट डाइल्यूट सूप वाली जगह पे, इसी में ये सारे आपके चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके जो प्रोटीन्स थे, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे आपने एक चीज पहले भी सुनी होगी, जो आपके प्रोटीन्स होते हैं अगर उन्हें हम हीट कर दिया जाए तो वो डीजनरेट हो जाते हैं, यानी कि कोएगुलेट हो जाते हैं। तो क्या हो जाते हैं, जो आपके प्रोटीन्स थे, जो आपका वाटर था, जो आपका हॉट डाइल्यूट सूप था, उसमें जो लिक्विड मीडियम था वो बहुत ज्यादा गर्म था, उसी की वजह से जो आपके प्रोटीन्स थे वो क्या हो गए, डीजनरेट, या फिर क्या हो गया, आपके जो प्रोटीन्स, ये आपके प्रोटीन्स हो गए कोएगुलेट। कोएगुलेट की जगह इसके लिए एक और स्पेसिफिक टर्म यूज करी जाती है, पर आप समझ गए होंगे शायद कोएगुलेट या फिर डीजनरेट्स में क्या कहना चाहता हूँ। तो वो डीजनरेट हो जाते हैं, उन्हीं के डीजनरेट होने की या कोएगुलेट होने की वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्म होते हैं, कोलोइडल सब्सटेंसेस। कोलोइडल सब्सटेंसेस मतलब अब तक तो जो ये सारी चीजें थी, ये जो आपका लिक्विड मीडियम था उसमें सारी की सारी डिसॉल्व थी, बट अब इनके फॉर्म होने के बाद जो ये सब्सटेंसेस थे प्रोटीन के डीजनरेशन से फॉर्म हुए, दीज वर नॉट डिसॉल्व्ड, ये आपके डिसॉल्व नहीं थे उस मीडियम के अंदर, दीज वर डिफरेंटली विजिबल, ये अलग से विजिबल थे, कोलोइडल थे नेचर में, डिसॉल्व्ड नहीं थे। और जो ये सेम कोलोइडल सब्सटेंस है, दीज वर मेड इन लैब बाय सिडनी फॉक्स एंड ओपेरेन, ये सेम चीजें ओपेरेन और सिडनी फॉक्स ने भी लेबोरेटरी में प्रिपेयर करी थी। तो जो कोलोइडल सब्सटेंसेस थे इनको हमने नाम दिया था प्रोटोबायोन्ट्स या फिर प्रीसेल। प्रोटोबायोन्ट्स या फिर प्रीसेल। कीप इन माइंड वन थिंग, जो ये प्रोटोबायोन्ट थे और जो या फिर आपके जो प्री सेल्स थे, दीज वर नॉन लिविंग, अब तक लाइफ नहीं ओरिजिनेट हुई है, दीज वर नॉन लिविंग, एंड यही प्रोटोबायोन्ट्स आपके ओपेरेन और सिडनी फॉक्स ने बाद में लेबोरेटरी में भी प्रिपेयर करे थे। तो ओपेरेन ने जो प्रिपेयर करे थे उनको नाम दिया था कोसर्वेट्स, एंड जो आपके सिडनी फॉक्स ने प्रिपेयर करे थे, सिडनी फॉक्स के थे जो, उनको बोला था प्रोटीनोइड्स, और जो आपके प्रोटीनोइड्स थे दीज वर कंबाइंड टू फॉर्म माइक्रोस्फीयर्स। देखो दोनों ने प्रोटोबायोन्ट्स प्रिपेयर करके दिखाए बाद में लेबोरेटरी में, बट जो ओपेरोन ने प्रिपेयर करे उनको कोएसर्वेट्स बोला था, क्योंकि उनमें लिपिड मेम्ब्रेन नहीं थी, लिपिड मेम्ब्रेन एब्सेंट। और जो जो प्रोटोबायोन्ट्स सिडनी फॉक्स ने प्रिपेयर करे उनको प्रोटीनोइड्स बोला गया था, एंड दीज प्रोटीनोइड्स वर कंबाइंड टू फॉर्म माइक्रोस्फीयर्स। तो इन दोनों के जो प्रोटोबायोन्ट्स थे इनमें डिफरेंस यही था, जो कोसर्वेट्स थे उनमें लिपिड मेम्ब्रेन एब्सेंट थी, बट जो माइक्रोस्फीयर थे उनमें लिपिड मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, लिपिड मेम्ब्रेन प्रेजेंट। तो देखो शायद आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा कि कैसे कैसे आपकी अर्थ बनी या फिर उसके साथ साथ क्या क्या चेंजेस आए। तो ये ओपेरेन के प्रोटोबायोन्ट्स में और सिडनी फॉक्स के प्रोटोबायोन्ट्स में डिफरेंस था कि जो कोसर्वेट्स थे वो मेम्ब्रेन लेस थे, और जो प्रोटीनोइड्स जो सिडनी फॉक्स ने प्रिपेयर करे थे उनमें लिपिड मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी। तो गाइस इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है।
एंड फ्रॉम द नेक्स्ट विद द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि धरती पे अर्थ पे जो लाइफ था उसका ओरिजिन कैसे हुआ. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन.